हेलो स्टूडेंट। हम हिंदी व्याकरण से शब्द निर्माण चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम उपसर्ग, प्रत्यय और समास को पढ़ेंगे। तो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आप लोगों को उपसर्ग के बारे में बताया है। आज ये हमारी इस चैप्टर की दूसरी वीडियो है, जिसमें हम प्रत्यय को पढ़ेंगे और शब्दों के निर्माण प्रत्यय के द्वारा कैसे होते हैं इसको जानेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ प्रत्यय के डिफिनीशन को देख लेते हैं। देखिए, प्रत्यय। अब प्रत्यय क्या होता है, किसे कहते हैं, इसको हमने इन शॉर्ट पहले वाली वीडियो में भी बताया था कि उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं, लेकिन यहाँ भी हम एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं तथा उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि मतलब उपसर्ग की तरह प्रत्यय भी एक शब्दांश होता है जो कि शब्दों के साथ जुड़ करके और एक नए शब्द का निर्माण करता है, जिससे हमारे शब्द भंडार में वृद्धि होती है। हम शब्दों के अधिक से अधिक प्रयोग कर पाते हैं। तो कह रहा है कि प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में, आप लोगों ने पहली वीडियो में देखा होगा कि जो उपसर्ग होते थे वो शब्दों के शुरू में लगते थे, ठीक ना। जैसे हम आप लोगों को एक बार बता देते हैं फिर से एग्जांपल दे करके। जैसे हार एक मूल शब्द है, ठीक, और इसमें पहले हम उपसर्ग लगा देते हैं तो क्या बन जाता है, उपहार, ठीक। तो ये जो आगे जुड़ता है शब्दांश वो उपसर्ग कहलाता है। लेकिन प्रत्यय में जो भी जुड़ेगा शब्दांश वो पीछे जुड़ेगा, मतलब प्रत्यय शब्द के पीछे जुड़ता है। आइए एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझते हैं। देखिए, यहाँ पर है चाचा प्लस बड़ी ई बराबर क्या बन गया, चाची। तो देखिए, यहाँ पे चाचा आपका मूल शब्द हो गया और इसमें बड़ी ई जो प्रत्यय है जो शब्द के पीछे जुड़ रहा है, तो यह उसको चाची में परिवर्तित कर दे रहा है, ठीक। उसी तरह से फिर दूसरे एग्जाम्पल में देखिए, लड़ प्लस आका, लड़ प्लस आका तो बन गया है लड़ाका, ठीक। लड़ एक शब्द है, मूल शब्द है, जिसमें आका प्रत्यय जुड़ा तो वो लड़ाका बन गया, ठीक ना। लड़ मतलब लड़ना, झगड़ना ये है, लेकिन आका प्रत्यय जुड़ा तो लड़ाका, मतलब जो बच्चा लड़ने में ज़्यादा मतलब वो अपना पसंद करता है, वो लड़ता है, झगड़ता है ज़्यादा, वो किसी से भी लड़ने लगता है तो उसे लड़ाका कहा जाता है। उसी तरह से यहाँ पे चचेरा, चाचा मूल शब्द है जिसमें एरा प्रत्यय जुड़ा है तो बना है चचेरा। जैसे मान लीजिए कि चाचा तो हमारे पापा के भाई हो गए, लेकिन जो चाचा के लड़के होंगे वो हमारे क्या लगेंगे, तो उनके लिए एक शब्द बनता है एरा प्रत्यय लगाकर चचेरा। आप लोग कहते हो ना कि ये मेरे चचेरे भाई हैं, ये मेरी चचेरी बहन है, इंग्लिश में आप लोग जिसको कजिन बोलते हो, ठीक। तो वही उस रिलेशन को हम प्रदर्शित करने के लिए इसमें चाचा में एरा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से हमारे पास एक नया शब्द मिलता है चचेरा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे कि उपसर्ग और प्रत्यय में क्या समानता होती है और क्या अंतर होते हैं, ठीक। तो देखिए क्या समानता है और क्या अंतर है। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही नए शब्दों के निर्माण के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। ये तो सीधी सी बात है, हम तो शुरू से बता रहे हैं कि इस चैप्टर में हम लोग शब्द निर्माण के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें यही जानना है कि किस प्रकार से उपसर्ग और प्रत्यय शब्द निर्माण में हमारी सहायता करते हैं। तो वही बात है कि दोनों जो होते हैं उपसर्ग और प्रत्यय, ये दोनों ही हमें शब्द निर्माण में हमारी सहायता करते हैं। परंतु इस समानता के बावजूद भी इन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। ये दोनों शब्द निर्माण तो करते हैं और दोनों शब्द में ही जुड़ते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इन दोनों में बहुत सारी
असमानताएं पाई जाती हैं, बहुत सारे अंतर पाए जाते हैं। देखिए, उपसर्ग का प्रयोग शब्द के प्रारंभ में किया जाता है। जो उपसर्ग है उसका प्रयोग शब्द के प्रारंभ में किया जाता है, जबकि प्रत्यय का प्रयोग शब्द के अंत में किया जाता है। ठीक, हमने बताया ना, पहले वीडियो में बताया था उपसर्ग का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो उपसर्ग का जो प्रयोग है वो शब्द के प्रारंभ में करते हैं। जैसे अभी हमने बताया कि आप लोगों को कि उपहार, उपहार जो है उप प्लस हार से मिलकर बना है, उपहार। ठीक, तो उप जो है ये उपसर्ग हो गया, जो कि ये शब्द के आगे लग रहा है, और हार हमारा मूल क्या हो गया, शब्द हो गया। ठीक ना, तो ये दोनों जुड़ करके एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। यदि हार का यदि सिंगल अर्थ देखा जाए तो ये फूलों की माला हो जाती है, और उप जो है एक शब्दांश है, और इसमें जुड़ करके उपहार मतलब एक तो उसका अर्थ हो जाता है, उपहार का मतलब हो जाता है तोहफा। ठीक, तो अर्थ भी बदल जा रहा है और एक नए शब्द का निर्माण भी हो जा रहा है। उसी तरह से प्रत्यय जो है, तो अभी आप लोगों ने ऊपर देखा। ठीक, जैसे मान लीजिए कि मीठा एक शब्द है, मीठा। ठीक, तो इसे हम नया शब्द कैसे बनाएंगे, इसमें आस प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, एक नया शब्द हमें मिलेगा, मिठास। ठीक, मीठा जो है एक आपका विशेषण है। ठीक ना, और उसके उसमें जो है आस प्रत्यय लगा करके हम एक भाव रूपी शब्द का प्रयोग कर मतलब निर्माण करते हैं, उससे बन जाता है मिठास। आगे देखिए, उदाहरण के तौर पे हम यहाँ भी देख लेते हैं। जैसे दिया है कि हम सफ़र, एक शब्द है हम सफ़र, इस शब्द में हम जो है वो उपसर्ग है। ठीक, उस तरह से बुढ़ापा, बुढ़ापा एक शब्द है जिसमें आपा प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक ना, तो ये नए शब्द बन गया है, बूढ़ा प्लस आपा बराबर बुढ़ापा, और हम प्लस सफ़र बराबर हम सफ़र। तो दोनों शब्द जो हैं एक नए शब्द बनाने में हमारी सहायता करते हैं, लेकिन इसमें अंतर यही है कि उपसर्ग शब्द के आगे लगेगा और प्रत्यय जो है शब्द के पीछे लगेगा। प्रत्यय के भेद, यहाँ पे हम प्रत्यय के भेद को देख लेते हैं। प्रत्यय के दो भेद होते हैं, जो हमारे प्रत्यय हैं उसके दो भेद होते हैं। पहला होता है तद्धित और दूसरा होता है कृत। अब ये तद्धित प्रत्यय क्या है और कृत प्रत्यय क्या है, इस वीडियो में हम आगे देख रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम तद्धित प्रत्यय को पढ़ लेते हैं। तद्धित प्रत्यय को जानने से पहले हम इसके डिफिनीशन को समझ लेते हैं। कह रहा है कि जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा अव्यय शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं वह तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में भी अक्सर पूछा जाता है कि तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय में अंतर क्या है। तो सबसे आप लोगों के लिए एक आसान बात बता देते हैं कि यदि तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय का डिफिनीसन आपको याद है और उसी को आप लोग लिख देते हो तो वो अंतर हो जाता है। ठीक ना, तो उसको कहीं अलग से आप लोगों को लिखने या याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस आप लोग तद्धित और कृत प्रत्यय के डिफिनीसन को याद कर लीजिए, साथ में आपका अंतर भी याद हो जाएगा। ठीक ना, तो यहाँ पे कह रहा है कि जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा अव्यय शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। एक बात यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है एक शब्द आया है अव्यय। अब आप लोग को शुरू में पढ़ाया गया होगा पिछली कक्षाओं में कि अव्यय क्या होता है, और जो लोग भूल गए हो, जिनको याद है उनके लिए तो अच्छी बात है, लेकिन जो लोग भूल गए हैं उनके लिए हम बता देते हैं कि जिस पर लिंग, कारक, वचन आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता वह शब्द अव्यय कहलाते हैं। अव्यय को ही अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक, अविकारी मतलब जिसमें कोई परिवर्तन ना हो। ठीक ना, किसी भी स्थिति में उसमें कोई परिवर्तन ना हो तो वह अव्यय या अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल को। देखिए, यहाँ पर जो है बूढ़ा एक संज्ञा शब्द है, बूढ़ा जो है एक संज्ञा शब्द है, इसमें आपा प्रत्यय जुड़ा है
तो यहाँ पे बुढ़ापा बन गया है, जो कि भाववाचक संज्ञा का क्या बन गया, एक उदाहरण बन गया। ठीक, और बूढ़ा जो है यह क्या है, एक संज्ञा शब्द है। आगे देखिए, यहाँ पर जो है अपना, अपना जो है एक सर्वनामिक शब्द है और इसमें पन जुड़ा है, तो यहाँ पे एक नया शब्द अपनापन बन गया है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे मीठा, मीठा जो है एक शब्द है, विशेषण है और इसमें आस जुड़ा है और एक नया शब्द हमको मिल गया मिठास। उसी तरह से है यहाँ पर बाहर, बाहर जो है आपका अव्यय है और इसमें जो है ई प्रत्यय जुड़ा है, बड़ी ई प्रत्यय जुड़ा है, तो यहाँ पे क्या बन गया, बाहरी। तो इस प्रकार से हम नए शब्द का निर्माण प्रत्यय द्वारा करते हैं। फिर आगे देख लेते हैं, तद्धित प्रत्यय के प्रकार। तद्धित प्रत्यय के प्रकार कितने होते हैं, अब इसको हम लोग देखते हैं। तद्धित प्रत्यय 9 प्रकार के होते हैं। जो हमारा तद्धित प्रत्यय होता है उसके 9 भेद होते हैं या उसके 9 प्रकार होते हैं। पहला है स्त्रीलिंगवाचक, दूसरा है कर्तरीवाचक, तीसरा है स्थानवाचक, चौथा है गुणवाचक, पांचवा है भाववाचक, छठा है बहुवचनवाचक, सातवां है संबंधवाचक और आठवां है लघुतावाचक और नौवां है क्रमवाचक। तो सबसे पहले हम आप लोगों को इसको पढ़ाने से पहले आगे बता दें कि सबसे पहले इन शब्दों के अर्थ को हमें जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ये शब्द का मतलब क्या है। जैसे स्त्रीलिंग, तो आप लोग यदि लिंग पढ़े हो हिंदी में, मतलब इंग्लिश में जिसको जेंडर बोलते हो, तो हिंदी में आप सभी को पता है कि लिंग के 2 भेद होते हैं। पहला होता है आपका पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग, ठीक ना। फिर आप लोग कर्तरीवाचक, मतलब आप लोग यदि कारक पढ़े हो तो कर्ता को ही क्या हम लोग कहते हैं, कर्तरी कहते हैं, ठीक ना। स्थान, स्थान आप लोग सभी लोग जानते ही हो। गुण मतलब किसी के रंग रूप जो है काला गोरा जैसे हो गया, ये मतलब उसके कोई भी किसी व्यक्ति के रंग गुण दशा को हम लोग क्या कहते हैं, गुणवाचक कहते हैं, ठीक ना। भाव, भाव वह होता है जिसे हम केवल महसूस करें, उसको छू ना सकें, ठीक ना, उसको छू ना सके, उसको देख ना सके, वही जो हम केवल महसूस करते हैं वही भाव होता है। अब बहुवचन, बहुवचन की बात आती है तो बहुवचन हिंदी में भी आप लोग पढ़े होंगे। यदि वचन, तो आप लोगों को पता होगा कि हिंदी में 2 वचन होते हैं। पहला होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। संस्कृत में आप लोग जाते हो तब आप लोगों को 3 वचन मिलते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन हमें हिंदी का व्याकरण पढ़ रहे हैं तो हमें बस 2 ही वचन को याद रखना है, एक वचन और बहुवचन को। फिर संबंध, संबंध आप सभी लोग जानते हो, संबंध मतलब रिलेशन। लघुता, हाँ यहाँ पे देखिए एक लघुता शब्द आया। लघुता मतलब होता है छोटा, ठीक, लघु मतलब छोटा और लघुता मतलब छोटा रूप। क्रम, क्रम मतलब किसी संख्या को प्रदर्शित करना, मतलब उसके जो सीक्वेंस है उसको बताना, तो उसी को क्रमवाचक कहते हैं। चलिए इसको हम एक एक करके समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए स्त्रीलिंग वाचक तद्धित प्रत्यय, सबसे पहला हमारा जो है तद्धित प्रत्यय का प्रकार में पहला काइंड से स्त्रीलिंग वाचक तद्धित प्रत्यय। देखिए इसमें कह रहा है कि जिन तद्धित प्रत्ययों के योग से शब्दों के स्त्रीलिंग रूप बनते हैं उसे स्त्रीलिंग वाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रत्यय के जुड़ने से, जब कोई यह प्रत्यय किसी शब्द में जुड़ेगा तो उसका ठीक स्त्रीलिंग रूप सामने आएगा, ठीक ना। जैसे होता है ना कि चाचा का चाची, मामा का मामी होता है ना, तो इस तरह से हमें यह शब्द मिलेगा, ठीक ना। इस प्रत्यय के जुड़ने से हमें उस शब्द का स्त्रीलिंग रूप मिलेगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए कि चाचा में बड़ी ई प्रत्यय जुड़ा है तो क्या मिल गया, चाची। चाचा जो है उसका पुल्लिंग रूप है और चाची जो है आपका स्त्रीलिंग रूप है। उस तरह से माली, माली जो फूल की देखभाल करता है, बागवानी करता है, उसे माली कहते हैं, आप सभी लोग जानते हो। तो इसमें इन प्रत्यय जुड़ा है तो क्या बन गया, मालिन। माली जो है वो पुल्लिंग है और मालिन जो है वो स्त्रीलिंग है। उस तरह से छात्र, छात्र में आ प्रत्यय जुड़ा है तो क्या बन गया, छात्रा। छात्र जो है वो पुल्लिंग है और छात्रा जो है स्त्रीलिंग है, ठीक।
तो आप लोग ये बात याद रखिएगा कि जो प्रत्यय किसी शब्द में जुड़ करके उस शब्द का स्त्रीलिंग रूप बना दे तो वह क्या हो जाएगा, वह स्त्रीलिंगवाचक तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। यहाँ देखिए कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। अब दूसरा जो है हमारा है कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय है। इसमें कह रहा है कि कर्ता का बोध कराने वाले प्रत्यय कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक, जैसे बाजी गर, तो क्या बन गया, बाजीगर। ठीक, अब आप लोग कहोगे कि बाजीगर कैसे हो गया आपका कर्ता। ठीक, तो हम बता देते हैं कि जैसे आप लोग इसको सेंटेंस में एक प्रयोग करके देखिए कि बाजीगर ने बाजी लगाई। ठीक, मतलब आप लोग कर्ता कारक जब पढ़े थे तो उसमें हम लोग आपको बताए थे ना कि कर्ता कारक को पहचानने के लिए हम उसमें कौन, किसने ऐसे करके प्रश्न पूछते हैं तो हमें कर्ता मिल जाता है। तो यदि हम बोल रहे हैं कि बाजीगर ने बाजी लगाई, तो यदि हम इसमें प्रश्न पूछें कि किसने बाजी लगाई तो क्या मिलेगा हमें आंसर, बाजीगर। तो बाजीगर हमारा कर्ता हो जाएगा। ठीक, लोहा में आर प्रत्यय जुड़ा है तो क्या बन गया, लुहार बन गया। तो यदि कहा जाए कि लुहार ने तलवार बनाई। ठीक, आप सभी लोग जानते हो कि लुहार का काम क्या होता है, लोहे से सामान बनाना। ठीक ना, तो लुहार ने तलवार बनाई, तो फिर हमें मिलेगा ना कि प्रश्न करेंगे कि किसने तलवार बनाई, तो क्या हमें आंसर मिलेगा, लुहार ने। ठीक, तो इसलिए लुहार जो है वो कर्ता का बोध करा रहा है। और यह यह शब्द किस प्रकार से बना है, तो यह शब्द बना है लोहा में आर प्रत्यय लगाने से। उसी तरह से है दूध जो है हमारा एक द्रव्य है। ठीक, और उसमें वाला प्रत्यय जुड़ा है, तो क्या बना है, दूध वाला। ठीक, तो यदि हम इसका वाक्य प्रयोग करेंगे कि दूध वाला दूध लाया, तो हम प्रश्न करेंगे कि कौन दूध लाया, तो हमें उत्तर मिलेगा दूध वाला। ठीक, तो आपने देखा ना कि दूध से हमें किस प्रकार से एक नया शब्द मिला, जिसमें हम वाला प्रत्यय का प्रयोग करके एक नया शब्द प्राप्त कर लिए। तो दूध एक द्रव्य है जिसमें वाला प्रत्यय लगा और यह दूध वाला कर्ता का रूप धारण कर लिया। ठीक, तो दूध जो है हमारा एक मूल शब्द है। आगे देखिए स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय। स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय में देखिए किसी स्थान का बोध कराने वाले प्रत्यय स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक, मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जब किसी शब्द से हमें किसी स्थान का बोध हो कि यह वह स्थान है, मतलब कोई जगह है, तो वह प्रत्यय जो है वह स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाता है। ठीक ना, देखिए जैसे यहाँ पे है जयपुर और इसमें या प्रत्यय लगा है तो क्या बन गया है, जयपुरिया बन गया है। ठीक ना, इसको देख लीजिए, हम आपको समझा देते हैं। जैसे कि आप लोग दुकान पे जाते हो, ठीक, तो वहाँ पे आप सभी लोग जानते हो कि जयपुर की जो है साड़ियाँ मशहूर होती हैं। ठीक ना, तो आप लोग कहते हो कि मुझे जयपुरी साड़ी दिखाइए, तो वो दुकानदार क्या करता है, वो फटाक से समझ जाता है कि आप जयपुर में बनी हुई साड़ियों की मांग कर रहे हैं। ठीक ना, तो वह जयपुर की साड़ियाँ दिखाता है। जैसे बनारस की बनारसी साड़ियाँ हैं। ठीक ना, तो आप लोग जाते हो दुकान पे तो ये नहीं कहते हो कि मुझे बनारस दिखाइए, आप लोग क्या कहते हो कि मुझे बनारसी साड़ी दिखाइए। ठीक ना, तो वो बनारस में बनी हुई साड़ियों को आपको दिखा देता है। उसी तरह से आप लोग जैसे गुजरात का ढोकला प्रसिद्ध है, तो आप लोग कहते हो ना कि गुजराती ढोकला। ठीक ना, तो आप लोग ये नहीं कहते हो कि मुझे गुजरात खाने, ठीक ना, आप लोग कहते हो कि मुझे गुजराती ढोकला खाना है। तो वो जो सामने वाला होता है तो वो समझ जाता है कि गुजरात में जो फेमस चीज़ है वो आप मांग रहे हैं, तो वो ला करके देता है। तो उसी तरह से देखिए, यह तो एक नाउन है क्योंकि यह एक जगह का नाम है, लेकिन उस जगह को डिनोट क्या कर रहा है, जब ई प्रत्यय लगाया जा रहा है तो गुजराती। उसी तरह से हरियाणा में वी प्रत्यय लगा है तो क्या बना है, हरियाणवी बना है। जयपुर में या प्रत्यय लगने से जयपुरिया बना है। ठीक ना, तो इस प्रकार से जिस प्रत्यय के लगने से हमें उस स्थान का बोध होने लगे तो क्या होता है, वह स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाता है। ठीक ना, आगे देखिए गुणवाचक तद्धित प्रत्यय।
तो गुणवाचक तद्धित प्रत्यय में बताया गया है कि जिन तद्धित प्रत्ययों से किसी वस्तु या प्राणी के गुण विशेषताओं का बोध हो, अर्थात गुणवाचक विशेषण का निर्माण हो, उन्हें गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ठीक, मतलब जिन प्रत्ययों के लगने से हमें किसी के गुण का पता चल जाए, मतलब वह शब्द ऐसा बन जाए, किसी शब्द में यह प्रत्यय जब जुड़ता है तो वह शब्द ऐसा बनता है कि हमें किसी के गुण या विशेषता के बारे में पता चलने लगता है, तो वही क्या कहलाता है, गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देख लीजिए, भूख। भूख जो है हमारा एक मूल शब्द है, इसमें आप प्रत्यय लगा है तो क्या बन गया है, भूखा। जैसे आप लोग कहते हो ना कि राम बहुत भूखा है। ठीक, तो क्या है राम का गुण कि वो क्या है, तो वह भूखा है। ठीक, यह कपड़ा बहुत चमकीला है, तो कपड़े की विशेषता क्या है कि वह चमकीला है। ठीक ना, चमक में ईला प्रत्यय जुड़ा है, चमक एक मूल शब्द हो गया और ईला प्रत्यय जुड़ने से वो क्या बन गया, चमकीला। ठीक ना, फिर आगे देखिए क्रोध। क्रोध में बड़ी ई जुड़ा है तो वो क्या बना है, क्रोधी। कहते हो ना कि वह व्यक्ति बहुत ही क्रोधी है। ठीक, क्रोध जो है एक मूल शब्द है और इसमें बड़ी ई प्रत्यय जुड़ा है तो यह क्या बन गया, क्रोधी। ठीक, जो कि एक गुण को बता रहा है। तो इस प्रकार से जो प्रत्यय किसी शब्द में जुड़ करके किसी गुण या विशेषता को प्रकट करने लगे, किसी के गुण या किसी की विशेषता को बताने लगे, तो वही गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। आगे देखिए भाववाचक तद्धित प्रत्यय। भाववाचक तद्धित प्रत्यय में क्या होता है कि जिन तद्धित प्रत्ययों के योग से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है वह भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक, जैसे मनुष्य में ता प्रत्यय जुड़ा है तो क्या बन गया है, मनुष्यता बन गया है। देव में त्व प्रत्यय जुड़ा है तो देवत्व बन गया है। ठीक ना, तो यहाँ पे देखिए मनुष्य, मनुष्य आपका मूल शब्द हो गया और इसमें जो है एक नया शब्द बनाने के लिए हमने ता प्रत्यय को जोड़ा है, तो यहाँ पे बन गया है मनुष्यता, जो कि भाव को प्रदर्शित कर रहा है। आप मनुष्य को तो देख लेते हो, लेकिन क्या उसकी मनुष्यता को देख लेते हो जब तक कि वह व्यवहार न करे। मनुष्यता क्या होती है, मानव के व्यवहार को ही हम लोग क्या कहते हैं, मनुष्यता कहते हैं। ठीक ना, जैसे आदमी है तो यह आदम शब्द से बना हुआ है, तो आदम मतलब क्या होता है, खुखार, मतलब भयानक जो भी हो। ठीक ना, खतरनाक। और आदमी का उसी का सुधरा हुआ रूप, आदमी मतलब जो होता है एक सभ्य जो सामाजिक प्राणी होता है तो उसे आदमी कहते हैं। लेकिन आदम जो होता है वो क्या होता है, जंगली खुखार होता है। तो उसी प्रकार से मनुष्य जो है एक व्यक्ति है, एक सभ्य व्यक्ति है, लेकिन उसके गुण क्या हैं, क्या वो उसके मनुष्यता मतलब उसके अच्छे गुण हैं, सामाजिक गुण है या नहीं है, तो यह मनुष्यता उसको प्रदर्शित करता है कि वह सामाजिक व्यक्ति है, मतलब उसमें मनुष्यता वाले गुण है। क्योंकि मनुष्य होने के बावजूद भी कुछ लोगों में आप लोग देखोगे कि राक्षसी गुण आ जाते हैं। ठीक ना, जानवर जैसा वो व्यवहार करने लगते हैं, लेकिन मनुष्यता जो है वो क्या करता है, एक मानव के गुण को व्यक्त करता है। तो इसलिए यह भाववाचक तद्धित प्रत्यय, मतलब इसको हम गुण, इसको भाव इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसके भाव, उसके कार्यों को हम महसूस कर सकते हैं कि उसके आगे अंदर मनुष्यता है। ठीक ना, उसको देख नहीं सकते क्योंकि हम केवल मनुष्य को देख सकते हैं, मनुष्यता को महसूस ही कर सकते हैं। उसी तरह से देव, देव एक शब्द है। देव का मतलब क्या होता है, देव मतलब जो जिसमें कोई कमी ना हो, अच्छा हो और उसका व्यवहार अच्छा हो। ठीक ना, नहीं कहा जाता है जब कोई अच्छा व्यवहार करता है, कोई सभ्य होता है तो कोई भी इंसान कहते हैं वो तो एकदम देवता है, उसमें तो कोई कमी नहीं है। ठीक, लेकिन त्व प्रत्यय लगाने से देवत्व बना है। देवत्व मतलब उसमें देवता वाले जो गुण हैं, मतलब देवता के जो गुण होते हैं उसको व्यक्त करने लगता है, तो वह जो है देवत्व शब्द बनता है। ठीक ना, आगे है मिठास। मीठा जो है आपका मूल शब्द हो गया, मीठा आपका मूल शब्द हो गया, उसमें आस प्रत्यय लगा तो मिठास। मिठास को आप लोग केवल महसूस कर सकते हो, ये नहीं कि यहाँ पे कोई मीठी वस्तु रखी है तो उसको देख करके बता दो कि यहाँ मीठी है। हो सकता है कि वो तीखी हो सकता है कि वो कड़वी हो, या हो सकता है कि वो उदासीन हो, मतलब उदासीन मतलब उसमें कोई टेस्ट ना हो। ठीक ना,
तो मिठास, मिठास वह एक भाव है जिसको आप लोग केवल महसूस कर सकते हो, उसको देख नहीं सकते। तो मिठास, मीठा में आस प्रत्यय जुड़ने से ही हमें यह शब्द मिला है। आगे देखिए बहुवचनवाचक तद्धित प्रत्यय। अब बहुवचनवाचक तद्धित प्रत्यय को हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए बहुवचनवाचक तद्धित प्रत्यय में कह रहा है कि वे प्रत्यय बहुवचनवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं जिनके योग से बहुवचनवाचक शब्दों का निर्माण होता है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पे कोई शब्द होगा जो कि किसी एक संख्या को बताएगा, लेकिन इस प्रत्यय के जुड़ते ही जब वह उसके मतलब एक से अधिक होने का बोध कराने लगता है तो उसे बहुवचनवाचक हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। मतलब ऐसा प्रत्यय जो कि एक वचन वाले शब्दों में जुड़े और उसको बहुवचन वाले शब्द बना दे। तो देख लीजिए यहाँ पे उदाहरण के तौर पे यहाँ पे दिया है कन्या। कन्या से आप लोगों को पढ़ने से ही पता चल रहा है कि वह एक मतलब लड़की को बोध करा रहा है, एक कन्या का बोध करा रहा है। लेकिन जैसे ही हम उसमें ए प्रत्यय जोड़ते हैं तो बन गया कन्याएं। कन्याएं जो है वो बहुत सारी लड़कियों का जो है होने का बोध करा रहा है। उस तरह से यहाँ पे लड़का, लड़का एक मूल शब्द है, ठीक। इसमें ए प्रत्यय जुड़ा तो क्या बन गया लड़के, मतलब लड़का एक वचन है और उसमें ए प्रत्यय जुड़ा तो वह लड़के बहुवचन शब्द बन गया। उस तरह से यहाँ पे देखिए नदी, नदी जो है एक नदी का बोध करा रहा है नदी शब्द, और इसमें इया प्रत्यय जुड़ा तो नदियाँ, नदियाँ जो है यह बहुवचन का बोध करा रही हैं। फिर आगे देख लेते हैं संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय को देखिए यहाँ पे दिया है कि जिन तद्धित प्रत्ययों के योग से किसी संबंधवाचक शब्द का निर्माण होता है तो उसे संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं, ठीक। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी शब्द में यह प्रत्यय जुड़ता है तो वह संबंध का बोध कराने लगता है, ठीक ना। देखिए यहाँ पे दिया है ससुर, ससुर एक मूल शब्द है, ठीक। तो ये बताइए, मान लीजिए कि ससुर एक व्यक्ति को कहा जा मतलब होता है, पर्सन होता है जो कि रिलेशन में ही होता है। लेकिन मान लीजिए कि किसी गांव को आप लोग बताते हो जहाँ पे ससुराल होता है, तो उसको ये नहीं कहते हो, उस पूरे गांव को ससुर नहीं कहते हो, नहीं कहते हो ना, उसको किस शब्द से डिनोट करते हो, ससुराल, ठीक ना। तो ससुर शब्द में जो है जब आल प्रत्यय जोड़ते हो, आल, तभी हमें क्या मिलता है, ससुराल मिलता है, जो कि हमें एक संबंध का बोध करा रहा है कि मतलब उस गांव में हमारा क्या रिलेशन है, तो हमारा क्या है, ससुराल है। तो इस प्रकार से हमें यह नया शब्द मिलता है ससुर में आल प्रत्यय जोड़ने से। ठीक उसी तरह से मामा, मामा एक रिलेशन है, लेकिन हमें और भी इससे नया शब्द बनाने हो, जैसे मामा के जो लड़का होता है या लड़की होती है, तो हमें उसमें एरा प्रत्यय जोड़ करके हम उससे अपना रिलेशन व्यक्त करते हैं, ठीक ना। जैसे मामा प्लस एरा बराबर ममेरा, ठीक। कहते हो ना कि यह मेरा ममेरा भाई है, यह मेरी ममेरी बहन है, ठीक। तो इस प्रकार से हम मामा शब्द में एरा प्रत्यय जोड़ करके हम अपना रिलेशन बताते हैं। उसी तरह से नाना है और उसमें हाल प्रत्यय जोड़ करके हम ननिहाल को भी बना लेते हैं। तो इस प्रकार से एक शब्द में हम प्रत्यय को जोड़ करके एक नया शब्द बना लेते हैं। अब देखिए लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय, यहाँ पर देख लेते हैं कि लघुता हमने पहले बता दिया था कि लघु का मतलब होता है छोटा, लघुतावाचक मतलब छोटा होने, छोटे रूप को जो व्यक्त करे उसे ही हमें लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। मतलब वे प्रत्यय जो कि छोटे होने का बोध कराने लगे तो वही लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए जिन शब्दों से लघुता शब्दों का निर्माण होता है उसे लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे संदूक प्लस ड़ी तो क्या बन गया, संदूकड़ी। संदूक जो होती है लकड़ी के एक बड़े बक्से को कहते हैं, लेकिन उसी लकड़ी के छोटे बक्से को हम लोग क्या कहते हैं, संदूकड़ी कह देते हैं। कि मतलब संदूकड़ी नाम से ही पता चल रहा है कि वो छोटा होगा और संदूक जो होती है वो बड़ी होती है। ठीक उसी तरह से पंख, यहाँ पे देखिए पंख, उसमें ड़ी प्रत्यय जुड़ा है तो क्या बन गया है, पंखुड़ी बन गया है। पंख मतलब होता है पक्षियों के बड़े डायने, ठीक ना। लेकिन उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा जो होता है वो गिरता है तो हम क्या कहते हैं कि यह पंखुड़ी है, ठीक ना।
मतलब यह बड़ा पंख नहीं है, यह छोटा पंख है, पंख मतलब उसकी पंखुड़ी है। उसी तरह से छाता, छाता जो होता है वो बड़ा होता है, और जब उसमें हम री प्रत्यय जोड़ देते हैं तो छतरी मतलब छाता का छोटा रूप इससे प्रदर्शित होने लगता है। आगे देखिए, अब हम प्रत्यय के आखिरी भेद को पढ़ लेते हैं, जो कि है क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय। ठीक, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जिन तद्धित प्रत्ययों से क्रम वाले शब्दों का निर्माण होता है उसे हम क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। मतलब ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द में जुड़ करके उसके क्रम को बताने लगे, ठीक, तो वह क्या हो जाता है, क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल में देख लीजिए, यहाँ पे दिया है दो, दो क्या है, एक संख्या है, संख्या होती है ना दो, और जब इसमें हरा जुड़ा है प्रत्यय तो क्या बन गया है, दोहरा। ठीक ना, मतलब यह एक क्रम को बताने लगा कि एक के बाद दूसरा जुड़ा तो यह क्या हो गया, दोहरा हो गया, फिर उस पर एक और लेयर चढ़ेगी तो यह तेहरा हो जाएगा। मतलब यह एक क्रम को बताने लगा, ठीक ना। लेकिन केवल दो कह देने से हमें केवल एक ही संख्या का बोध हो रहा है, और दोहरा कहने से हमें क्या, किसी लेयर के बारे में पता चल रहा है कि मतलब एक, उसके बाद दूसरी, इसके बाद यदि और एक लेयर चढ़ी तो वो क्या हो जाएगी, तीसरी हो जाएगी, ठीक ना। उसी तरह से देखिए यहाँ पे है तीन, तीन जो है एक संख्या है, और इसमें गुना जो है प्रत्यय जुड़ा है तो क्या बन गया है, तिगुना बन गया है। ठीक, मतलब तीन जो है एक संख्या है, लेकिन जब उसमें गुना प्रत्यय जुड़ा है तो वह एक क्रम को बताने लगा कि यह दो गुना, तीन गुना, चार गुना। ठीक, मतलब कोई वस्तु होती है, यदि उसके डबल कर देते हैं तो कहते हो ना कि दो गुना हो गई, उसके ट्रिपल कर देते हैं तो क्या कहते हो, तिगुना हो गई, ठीक ना। इसी तरह से आगे इसके क्रम को हम लोग बढ़ा सकते हैं। लेकिन यदि हम केवल कहें दो, तीन, चार, तो यह केवल एक संख्या रहेगी, वह क्रम नहीं होगा, ठीक ना। लेकिन जैसे ही हम उसमें प्रत्यय जोड़ करके दोहरा, गुना, ठीक, या फिर दो में हम सारा प्रत्यय जोड़ दें तो क्या बन गया, दूसरा, ठीक ना। तो इस तरह से जो है दोहरा, तिगुना, दूसरा, चौथा, पांचवा, ठीक, ये शब्द हैं तो ये आपके क्रम को बताते हैं। लेकिन हम केवल सिंपल रूप में कह दें कि दो, तीन, चार, तो यह केवल संख्या बताएंगे, इस बात को याद रखिएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार से जो प्रत्यय जुड़ते हैं तो यह क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं, ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर हम जो प्रत्यय का सेकंड है काइंड्स, जिसे कृत प्रत्यय कहते हैं, तो हम कृत प्रत्यय को अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।